हेलो हेलो। बल्कि हेलो हेलो नहीं, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आज उर्दू की किताबों के बारे में बात करनी है, और बल्कि आदाब है। और उससे ज़्यादा थोड़ा सा नमस्कार भी बीच में, बिकॉज़ इंडियन किताबों के बारे में भी बात करना है। और वेरी अनलाइकली सोर्स से बहुत ज़बरदस्त उर्दू की किताबें मिली हैं। मैंने कहा आपसे डिस्कस भी कर लें और उनके बारे में रेकमेंड भी करूं। बर्गर बच्चे जब बर्गर खाने के लिए केएफसी जाते हैं माल रोड के ऊपर, तो वहाँ पे अगर आप इधर उधर देखें तो वहाँ पे उसके केएफसी के बिल्कुल साथ बेसमेंट के अंदर कुपेरा के नाम से एक इदारा मौजूद है, जो आर्ट गैलरी भी है। मगर वहाँ पे जो किताबें बिकती हैं वो प्रॉबली लेफ्टिस्ट, और बीच में ओरिजिनल काम की अगर आप बात करें तो उर्दू की प्रॉबली सम ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन फाइंड यहाँ पे ओरिजिनल। आम नौयत की किताबें तो हर जगह से ही मिल जाती हैं, मगर कुपेरा की अपनी जो कलेक्शन है, ख़ुद भी जो उन्होंने छापी हुई हैं, और भी जो किताबें मिलती हैं वहाँ से उठा के उन वीडियोस, तो उसकी तस्वीरें तो अपलोड की थी इसके ऊपर। बट जो किताबें वहाँ से उठाई हैं, एक नून मीम राशिद के ख़तूत, उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के अंदर कंटेम्प्रेरी गज़लों में और अगर एक्सपेरिमेंटल आपने किसी का काम देखना तो ज़फ़र इकबाल, गुल आफ्ताब जिन्होंने लिखी है, उनकी ज़फ़र इकबाल के ऊपर एक किताब मौजूद है, ये छापी हुई है। पब्लिशर का नाम है पाकिस्तान राइटर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से, ये भी वहाँ से उठाई। उसके साथ साथ और वहाँ पे आप जाते हैं ना, वहाँ पे बंदा आपके जो हाथ से वो पर्ची वगैरह बना के देते हैं उनको, आपको वहाँ पे जो स्टाफ है वो एक्चुअली लगता है कि किताबों से चाह हुआ है। कहते हैं आपको ये पसंद है, ये वाली किताब भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो। और बहुत अच्छी अपनी किताबें, और दूसरी भी एक किताब जो वहाँ से मिली जिस बहुत आउटस्टैंडिंग है, 12 हिंदुस्तानी शायर, जिनमें से किसी का नाम मैंने नहीं सुना हुआ था। असद जैदी का तो वैसे सुना हुआ, अमृता प्रीतम का भी सुना हुआ है, ग़ुलाम मोहम्मद शेख का नहीं, सुरेश जोशी, शरेश्वर दयाल सक्सेना, विंदा करंदेकर विंदा करंदेकर, धूमिल, अरोन कोल्टकर, इनकी किताबें हैं। और उसके साथ शायरी के मजमूए हैं इनके। उसके साथ एक ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान का एक अच्छा इदारा है, एकेडमी ऑफ लेटर्स, छापता है पाकिस्तान के सूफ़ी शोरा की। मेरे ख़्याल में इसकी शायद पहले भी किताब मेरे पास मौजूद थी, उसका मजमूआ है, उस पर आर्टिकल में स्पेशल नंबर है। और चंद और किताबें जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। अभी खैर किताबों की तरफ इनके बारे में भी डिटेल के अंदर बात करते हैं, बट आपको मैंने कहा एक दफ़ा बता दें कि आपके काम की चीज़ें हैं भी कि नहीं। फैज़ अहमद फैज़ लेफ्टिस्ट के ऊपर हमेशा पसंद किया जाता है, और फैज़ की शख्सियत और फ़न पर मुंतखब अब्दुर्रऊफ़ मज़ामीन अब्दुर्रऊफ़ मलिक साहब ने किए हैं। वो तो जब आते हैं माइल बकरम आते हैं। फैज़ के बारे में अच्छा कवर है, ये कुपेरा ने अपनी छापी हुई है किताब, और ये अवेलेबल है। और उसके साथ साथ वहाँ से कुपेरा के पास से ही किताब मिली, इंडिया से है, प्रॉब्ली सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स, प्रॉब्ली रीसेंट मेमोरी में सबसे अच्छा जो उर्दू का नावल है, शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने लिखा है, क्रिटिक भी हैं। और इसके अलावा शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने मीर के ऊपर जो किताबों का कलेक्शन रखी हुई है, उसके ऊपर कमेंट्री रखी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो शम्सुर रहमान फ़ारूकी की किताब उठाई है, जिसकी थी बात बात में एक बात। महमूदुल हसन ने उनके बारे में गुफ्तगू की मुख्तलिफ, ये किताब मज़े की थी बिकॉज़ मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर, इंटरव्यू की नौयत के ऊपर ही लग रहा है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर कहानी लिखी जा रही है। परियों की तलाश में गया था, मुख्तलिफ़ छोटे छोटे एक्सेप्ट्स वगैरह के ज़रिए इसने यहाँ पे लिखी। बट जिन किताबों के लिए मैं सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे इंटरेस्टेड था और जो उठा के लाया हूँ वहाँ से, ये आज वालों की छपी हुई हैं रुबाइयात उमर ख़याम की, और उसके मुख्तलिफ़ तर्जुमे इसी के अंदर उन्होंने किए हुए। ओरिजिनल फ़ारसी में है आई थिंक, कबीर की कबीर बानी, उसके गीत और तर्जुमा और हवाशी सैयद सरदार जाफ़री साहब, जो ख़ुद बहुत आउटस्टैंडिंग पोइट हैं मॉडर्न अंदाज में, और सरदार जाफ़री की ही ऑर्गेनाइज़ की हुई प्रेमानी मीराबाई की। सो ये किताबें हैं। इसके अलावा वो रास्ते में मैंने वहाँ पे अक्स पब्लिशर्स के पास से नज़्म कुरान, एक तारुफ, किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ एक छोटी सी किताब अक्स पब्लिशर्स ने छापी हुई है, वो उठाई है। इसके अलावा साथ 2 ओरिजिनल्स के अंदर मिली हैं। साहिल लुधियानवी के कुलियात तो हर बंदा उठा लेता है, हर बंदे के पास होगी, मगर सही पढ़ने का अंदाज़ है उसको अभी कभी कभी की अलहदा किताब है। और इसकी और कौन सी है, अभी मैंने 2 साहिल लुधियानवी की तलखियाँ, सॉरी, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे अच्छे आओ के कोई ख्वाब बुने, ये बहुत अच्छी कलेक्शन है।
और बदन दरीदा फ़हमीदा रियाज़ की, ये मैंने मेन मार्केट में से उठाई थी। सो गुफ्तगू ये थी कि उर्दू में जो किताबें ली हैं उनके बारे में आपसे आज थोड़ी सी बात करें, और जो मुझे पसंद आई हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखें। मुझे लग रहा था हर दफ़ा मैं आपको किताबें दिखा देता हूँ और कहता हूँ कि यार ये अच्छी है, बट थोड़ी बहुत पहले पढ़ के देख लेनी चाहिए। और इसमें ही नून मीम राशिद, आई मीन अगर मॉडर्न पोइट्स के अंदर मीरा जी के साथ ही इज़ प्रॉब्ली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट। उसके साथ साथ उसकी जो दोस्तियाँ थी, जिस तरीके से वो लिख रहा था और जिस तरीके से लिखता था, खैर अब ख़त लिखने का तो मामला सारे का सारा ख़त्म हो गया, बट ये मुख्तलिफ उसने दोस्तों को और जो सारे का सारा नून मीम राशिद ने लिखा हुआ है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमीद जो ख़ुद बहुत ज़बरदस्त राइटर थे, ए हमीद को और बड़े दोस्तों से दोस्तियाँ थी, और लाहौर की हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी ए हमीद ने लिखी हुई है। उसको लिखते हैं कि कल शाम को मैं यहाँ पहुँचा हूँ, श्रीलंका सिलोन से लिख रहे हैं, उस टाइम के ऊपर सिलोन कहते थे, 1946 के अंदर, 25 अगस्त 1946। कल शाम को यहाँ पहुँचा हूँ इस सरज़मीन में जहाँ रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम को बहिश्त से जलावतनी के बाद सज़ा के तौर पर भेजा गया था। अगर इस ज़माने में यहाँ इंसानों की सूरतें जराहत नज़र के लिए मौजूद ना थीं तो हज़रत आदम जन्नत को हाथ से देकर चंदा खसारे में ना रहे होंगे। पिछले दिनों बुढ़े बर्नर्ड शॉ ने सिलोन की मखलूक की तारीफ़ में कुछ तलबुल लसानी फरमाई। उसके इरशाद से ने सिलोन के लिए दिल में एक कशिश पैदा कर दी, लेकिन यहाँ आकर महसूस हुआ कि इस बारे में बर्नर्ड शॉ के ख़यालात उस आम अंग्रेज़ के ख़यालात से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते जो हिंदुस्तान को जोगियों, सपेरों और महाराजों की ज़मीन समझ कर इसमें अपने रोमानी तसव्वुरात की तस्कीन का सामान पाता है। मैं ये अल्फाज किसी स्नॉबिश तरीके से नहीं कह रहा, और ना ये कहने से मैं लोगों में अपनी निशात सानिया पर मजबूर कर सकता हूँ। निशात सानिया हो भी कहाँ सकती है, और बड़े पैमाने पर, ताकि तांके नई सिरे से नस्ल कुशाई का कशी का काम ना किया जाए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि यहाँ आकर किसी हिंदुस्तानी को इस सारे से कमतरी छू तक नहीं सकता, इस हद तक भी नहीं कि जिस हद तक मसलन ईरान और मिस्र में हो सकता है। यहाँ मनाजिर की फरावानी है, एक यक आहंगी ज़रूर है, तनो नहीं बैना जैसे हिंदुस्तान के सूबों में है। हिंदुस्तान में फिर भी लंबे सफ़रों में नहायत आहिस्ता से अजीब वजदाना अंदाज से मनाजिर का करवट बदलते चले जाते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह लिखा। मैं भी गया हूँ श्रीलंका, और क्या ज़बरदस्त जगह है, और आई थिंक 95% पर वहाँ पे है एजुकेशन रेट, और सारे पढ़े लिखे हैं। गोरे चिट्टे कोई नहीं है, सारे शायद उसका ही यहाँ पे जिक्र वगैरह कर रहे हैं। कोरा चिट्टा होना भी नहीं चाहिए इस इलाके पे, ज़्यादा रेसिस्ट तो नहीं होगे, लेकिन बात यह कि छोटा सा शहर है। अगर आप कोलंबो के अंदर वहाँ पे जाएं, मगर क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस अंदाज से उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अगर मौका ना मिले और सस्ते में अगर छुट्टियों पे कहीं जाने का ना मिल रहा हो तो सिलोन या श्रीलंका ज़रूर ट्राई करें। और भी लिखा हुआ है इसने, मुख्तलिफ खतूत वगैरह मैंने पढ़े हुए थे। आरएफ, पता नहीं कौन सा ये आरएफ है, उसके बारे में कि उसकी से लड़ाई थी और अब मैं उसको नापसंद नहीं करता। और यहाँ पे लिखा हुआ है अगले ख़त में, मैंने कुछ ख़त पढ़े थे, पढ़ने के काबिल थे। ये मैस के इत्तेफाक से समंदर के किनारे वाक़ है, अगरचे हम और समुंदर के दरमियान कांटेदार तार हायल है। समुंदर के पहुँचने के लिए किसी का चक्कर काटना पड़ता है, लेकिन मैं मैस के लाउंज में सैलून में बैठ के कल रात मेस में रक्स की महफिल थी। इसमें चंद खूबसूरत चेहरे नज़र आए, बेशतर अंग्रेज़ औरतें थीं। कुछ बर्गर मेरे वाला बर्गर नहीं है, दूसरा वाला बर्गर यानी वलंदेजियों और पुर्तगीज़ों की औलाद। ख़ास सिलोनी औरतें इन मशागिल में कम हिस्सा लेती हैं। मुसलमान यहाँ कई किस्म के हैं, एक मूर यानी अरबों की औलाद, दूसरे जाबी और मलाई मुसलमान, तीसरे खालिस सिलोनी, चौथे हिंदुस्तानी जो यहाँ आकर बसे। सो आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग। खतूत वो एक दूसरे को लिख रहे हैं और उसके अंदर ये भी लिख रहे हैं कि क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, किस तरीके से है। तो एक तरीके से सफ़रनामा भी है इनके खतूत, ख़ास तौर के ऊपर जो इंडिया से बाहर जाके अच्छा माहौल सेटअप होता है। यू कैन सी ए क्रिएटिव बंदा जो दोस्तों से भी जो गुफ्तगू वगैरह कर रहा है वो लिटरेरी कर रहा है। इसके साथ साथ
फॉर एग्ज़ाम्पल अनदर पर्सन जिसका बड़ा चर्चा सुना हुआ था, हमारे दोस्त फैसल हनीफ ने कहा था कि यार अगर कोई कटिंग एज काम कर रहा है शायरी के अंदर, इनके बेटे ज़फ़र इकबाल साहब के, आई कांट रिमेंबर व्हाट हिज नेम इज़, वो टीवी के ऊपर प्रोग्राम भी करते हैं, मगर ज़फ़र इकबाल साहब ये जो हैं ये गज़ल के अंदर इन्होंने नए अंदाज़ के अंदर गुफ्तगू करने की कोशिश की, और इनकी सबसे मशहूर किताब जो कि नायाब है और शायद मेरे ख्याल में ख़ुद भी गिव अप कर दी थी, गुल आफ्ताब, ये गुल आफ्ताब के नाम से है। वो इन्होंने अपने जो फ़ाइनल मजमूआ भी किया उसके अंदर शायद नहीं छापी कुलियात वगैरह के अंदर, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, कोई शय में ज़फ़र बस कुछ मिला देता हूँ चुपके से, ये तर्ज़ ख़ास है मेरी जिसे मैं आम रखता हूँ, मानी से ज़फ़र रिश्ता नहीं कोई भी जिसका मेरे सर में वही लफ्ज़ों का पैकर घूमता है। आई मीन ही इज़ वेरी गुड विद लैंग्वेज के साथ, जो प्लेइंग विद लैंग्वेज। और मैं भागता फिरता हूँ बेसूद ताक़ुब में, मैं शेर की तितली, ये शेर की तितली है जो हाथ नहीं आती, बेसूद ही करता हूँ गूंगे की तरह कोशिश, भरपूर हूँ अंदर से और बात नहीं आती। ठीक है, मैं भी वैसे भरपूर हूँ और बात करनी नहीं आती, बावजूद इसके कि मैं वकील हूँ। आगे लगता है वो भी कहना था, जो भी कहना था कह दिया मैंने, मानी अब जो भी इस बयान से निकाल। सही, मॉडर्न पोइट्री में इस तरह का, बट बहुत अच्छे अंदाज के अंदर ही राइट्स वेरी वेरी वेल। और ये सारे के सारे तस्वीर तरंग, बर्क बारिश, अक्सी नक्शी हर आईने में सिल, सिल संग सबात सनसनाहट, सबात स आहंग उसार टूटते में, चलती हुई सी जमे हुए पर जलती हूँ सी रुके हुए में। किस चीज़ के बारे में लिखा? तस्वीर तरंग, बर्क बारिश, इसका यही बीच लिखा हुआ था कमेंट्री में कि पहली दफ़ा पढ़ने में समझ नहीं आती। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। नज़्म कुरान एक तारुफ जो है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, छोटी सी किताब है, इफ़ादात किया हुआ, एक्सेप्ट उबैदुल्लाह फ़राई ने लिखी है, बट इमाम अबी तैमिया और इमाम ज़रकशी रहमतुल्लाह अलामा फ़राही, मौलाना इस्लाही, उनकी किताबों से मुख्तलिफ एक्सेप्ट्स वगैरह लेकर इन्होंने इसके अंदर किताब में लिखा हुआ। अक्स पब्लिशर से नज़्म कुरान। मैं अपने पूरे इत्मीनान कल्ब से कह सकता हूँ कि नज़्म की तलाश में मैंने किसी शख्स की पैरवी नहीं की, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह ताला की बख्शी बसीरत मेरी रहनुमा है। ताहम ये ख़याल करना सही ना होगा, कुरान के अंदर नज़्म की तलाश में मैं तन्हा हूँ। मुझसे पहले भी उलमा अपनी जमात से इस राह में कोशिशें करते रहे, इस मौजू पर किताबें भी लिखें, चुनाचे अल्लामा सयूती तकान लिखते हैं, अबुल हयान की शेख अल्लामा अबू जाफ़र ने ख़ास एक कनान पे किताब तालीफ़ की है, इसका नाम अल बुरहान फ़ी मुनासबत सूरतुल कुरान। हमारे हम असरों में शेख बुरहान ने भी किताब नज़्म के ये की है। इसकी मुनासबत और निज़ाम में फ़र्क, एक सेकंड, प्रेफेस में पढ़ते हैं। नज़म, आई डोंट थिंक पोइट्री नज़म, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन का है। निज़ाम कुरान की मार्फत से हमारा मकसद सिर्फ तदब्बर है, इसके सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि तदब्बर ही कुरान है, कुरान फहमी की कलीद है। इसके अलावा वो हिदायत और तक़वा का वसीला भी है जो कि असल मकसूद है। अल्लामा फ़राही ने लिखा है इशारात। हमारे बाज़ मशाइकीन जो मुहक्किकीन में शुमार होते हैं ने फरमाया कि कुरान का खुला हुआ एजाज़ उसका असलूब और हैरत अंगेज़ नज़्म है, क्योंकि ऐसी किताब है जिसकी आयतें पहले महकम की गई, फिर खुदाए हकीम व ख़बीर की तरफ से इनकी तफसील की गई। है किस चीज़ की किताब? wanted to see it's about it. Is it about organization of कुरान पाक के? Is it about, because ऑलरेडी मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र एक दो की हुई हैं, इसके ऊपर एक दो किताबें पहले देखी हुई हैं।
इसके बाद अल्लामा सयूती ने ख़ुद अपनी एक किताब का भी ज़िक्र किया जिसमें सूरतों और आयतों की मुनासबत के अलावा एजाज़ कुरान के मुख्तलिफ़ पहलू भी उन्होंने बयान किए। इस सिलसिले में वो लिखते हैं कि नज़म का इल्म एक नहायत आला इल्म है। इसके अशकाल की वजह से उलमा ने इसमें बहुत कम बहस की है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तन्हा शख्स हैं जिन्होंने इसकी तरफ से सबसे ज़्यादा तवज्जो दी। उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है कि कुरानी हिकमत का बड़ा हिस्सा तरतीब और नज़म के अंदर छुपा हुआ है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हो। ख़ुद मुझे इमाम राज़ी की तफसीर कबीर में आयत वलऊ जअलनाहु कुरआनन आजमियन अलाए सजदा पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। इस आयत की शान नज़ूल के बारे में ये रिवायत है कि कुफ़ार ने अज़ राह शरारत कहा कि कुरान मजीद किसी अजमी ज़ुबान में क्यों नहीं नाज़िल किया गया, तो ये आयत उतरी। मेरे नज़दीक इस तरह की बातों से कुरान मजीद पर सख्त एतराज़ लाजिम आता है। इसके मानी तो ये हुए कि कुरान में ऐसी आयतें हैं जिनकी बाहम दिगर कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये चीज़ कुरान मजीद पर एक बड़ा एतराज़ का दरवाज़ा खोलती है। इस एतराज़ के होते हुए कुरान को एक मौजज़ा साबित करना तो अलग रहा, हम इसके एक मुनज़्ज़म किताब होने का भी दावा नहीं कर सकते। मेरे नज़दीक सही बात यह है कि ये सूरा शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल मुसलसल कलाम है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद सूरह के मज़मून पर अजमालन गुफ्तगू करके फरमाते हैं, हर शख्स जिसमें इंसाफ होगा वो देख सकता है कि अगर आपकी तफसीर की जाए तो जो हमने की है तो ये सूरह शुरू से लेकर आखिर तक एक मुनज़्ज़म कलाम की सूरत में ढल जाती है जिसमें एक ख़ास मौजू पेश नज़र रखा गया हो, और यकीनन ये तफसीर इस तफसीर से कहीं बेहतर होगी जो लोग बयान करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन को एग्ज़ामिन करने के लिए कि बेसिकली इट सीम्स कि ये उसके बारे में किताब लिखी है डिटेल के अंदर पढ़ के हर सूरा एक मखसूस निज़ाम है। बिल्कुल सही कि सूरा आया सूरा किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए गए और नज़्म कुरान नज़्म कलाम किसी कलाम का एक जुज़्वे लाइनफिक होता है। इसके बग़ैर किसी उम्दा कलाम का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। अगर फ़िलवाक़े कुरान में कोई नज़्म व तरतीब नहीं है तो फिर तो बेहतरीन तरतीब नज़ूली होती। जिस तरतीब से आयतें नाज़िल हुई थी इस तरतीब के साथ मुसहफ़ में जमा कर दी जाती, लेकिन हर शख्स जानता है कि मुसहफ़ ने तरतीब नज़ूली नहीं बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास हिदायत के तहत ख़ास आयात के लिए ख़ास मौक़े मुअय्यन किए गए। दूसरे मुनासिब तरतीब मिक़दारी हो सकती है, यानी आयतें बराबर की मिक़दार में मुख्तलिफ़ सूरतों में जमा कर दी जाती, लेकिन हर शख्स देख सकता है कि ये सूरत भी नहीं बल्कि सूरतें छोटी भी हैं और बड़ी भी, और कितनी ही छोटी सूरतें हैं जो अपने से बड़ी सूरतों पर मक़दम हैं। ये सूरतों की हद बंदी इस सूरत में कुछ गैर ज़रूरी सी होकर रह जाती है कि इसलिए कि हफ़ाज़ की सहूलत के लिए तो इपारों की हद बंदी काफ़ी थी, लेकिन हर साहब इल्म को मालूम है कि सूरतों की हद बंदी और उनकी तरतीब तमाम तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के तहत अमल में लाई गई, और दरा हाले के पारों की तकसीम बहुत बाद की चीज़ है। इस सूरज को ऑर्गेनाइज हुज़ूर पाक की ज़िंदगी में किया गया, मगर सुपारों को अकॉर्डिंग टू दिस बाद में किया गया। तो दिस इज़ समथिंग अगर कुरान पाक पढ़ते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ रेगुलरली पढ़ूँ आजकल, उसके अंदर समझने की कोशिश करूँ तो उसके अंदर अच्छा डिटेल में पढ़ के आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा। गाइड तो नहीं कर सकता, मैं आलिम तो हूँ नहीं, बट आपसे शेयर करूँगा आपके साथ मिल के। अच्छा, एक किताब जिसके बारे में पाकिस्तान के सूफ़ी शोरा, ये जो छपी हुई है, दिस इज़ क्वाइट ऑर्गेनाइज़ की हुई है। 500 रुपये की पेपर बैग के अंदर थी, और उसके ऊपर भी इसके अंदर बाबा फरीद गन शक्कर, शाह हुसैन, मखदूम शाह इनायत, खुशहाल खान खटक, सुल्तान बाहू, रहमान बाबा, बुल्ले शाह, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, जाम दर्क या जाम दर की लगता है, सच्चल सरमस्त, तौक अली मस्त, मियाँ मोहम्मद बख्श, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, साईं अहमद अली के बारे में ये लिखा हुआ है, और उनके बारे में उनके कलामों के एक्सेप्ट्स भी मौजूद हैं। जिस दिन से रूह और जिस्म एक दूसरे से मुंसलिक हुए हैं, उस दिन से मशीयत इलाही से सांस लिखे जा चुके हैं, और वो फ़रिश्ता मलकुल मौत जिसकी आवाज़ कान सुनते हैं नज़ा के वक्त आ मौजूद होता है। ये क्या चीज़ है?
बाबा फरीद का, ए फरीद अगर तुम्हें मालूम हो कि दामन छूट जाएगा तो इसे मजबूती से थामना। मैंने सब जहान छान मारा है लेकिन ए परवरदिगार तुझसा अजीम कोई नहीं। बाबा फरीद का है, बट आई थॉट ये मंजूम नहीं था वैसे। बाबा फरीद गन शक्कर 1265 से वहाँ 65 से सॉरी 1173 से 1265 तक। राशिद मतीन ने लिखा हुआ, बाबा फरीद जिन्हें गन शक्कर का नाम दिया जाता मुल्तान के नज़दीक कथवाल के मकाम पर पैदा हुए। उनके अबाब 12वीं सदी के अवाखिर में काबुल से यहाँ आए थे। उनका ताल्लुक़ तसव्वुफ़ के चिश्ती मकतबा फ़िक्र से था, जिसका आगाज़ 10वीं सदी ईस्वी से हुआ, जब सुल्तान महमूद गज़नवी के हमलों वगैरह का सारा एक सफ़े का उनके ऊपर लाइफ हिस्ट्री लिखी हुई है। फिर आगे उर्दू के अंदर ट्रांस ए फरीद घड़े का ढकना टूट चुका है और आब कश रस्सी भी तड़क चुकी है। मलकुल मौत ने आज किसके घर दस्तक दी है। ज़ुबान वैसे बिकॉज इशू इसके अंदर ये है कि ये हम बिल्कुल मुतरजम बशीर हुसैन नाज़िम तर्जुमे के बग़ैर अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, रहा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू, शाह हुसैन 1539 से 1594 तक। अंधेरी रात है, बादल हैं, बूंदें बरस रही हैं, किसी तर्जमानी करने वाले के बग़ैर मैं अपनी बात बयान नहीं कर सकती। फीमेल ये है, पढ़ूँगा देखूँगा तो आपको बताऊँगा, बट इट सीम्स, और इसमें कमज़ोरी मुझे अभी से पहली फ़ौरन ये नज़र आ गई कि टेक्स्ट और ज़्यादातर ये तो लगता है ज़्यादातर तर्जुमे ही हैं जो कि उन्होंने मुख्तलिफ बुल्ले शाह का फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ लेते हैं। सल्तनत मुग़लिया की आलमगीर अहद के रूह के ख़िलाफ़ रद्द अमल का नुमाया तरीन मज़हर है। मेरा दिल अलफ़ अल्लाह की बिना पर ही सुर्ख है, मेरा दिल अलिफ अल्लाह की बिना पर ही सुर्ख है, बे के बारे में क़त्अन ला इल्म हूँ, बे पढ़ने से कुछ भी तो समझ नहीं आता, अलबत्ता अलिफ का लुत्फ़ खूब आता है। मुझे तो ऐन और गैन के माबैन भी फ़र्क मालूम ना है, ये रम्ज़ भी अलिफ ही की बदौलत है। बुल्ले कौल तो अलिफ ही के बरहक हैं जो दिल को मसफ़ा कर देते हैं, जैसी सूरत ऐन की। वंस अगेन इशू ये है, एक नुक्ते ने बात मुकम्मल हो जाती है, वो मशहूर है बीच में, बट उसका बस एक नुक्ता पकड़ ले और हिसाब किताब को छोड़, दोज़ख और कब्र के अज़ाब भी भूल जा, कुफ़र के दरवाज़े बंद कर दे, दिल के ख्वाब मुसफ़ा कर ले, हकीकत ऐसे ही घर में बसेरा करती है और एक नुक्ते में बात मुकम्मल हो जाती है। बुल्ले की जाना मैं कौन, बुल्ले क्या जानूँ मैं कौन हूँ, ना मस्जिदों में ना मस्जिद विच, ना मैं मोमिन हूँ, ना मैं कुफ़र की किसी लड़ी से मुंसलिक हूँ, मैं पाकबाज़ों में नापाक भी नहीं, ना मैं मूसा हूँ ना फ़िरऔन हूँ, बुल्ले क्या जानूँ मैं कौन हूँ। उर्दू में करके मज़ा ख़त्म हो जाता है यार किरकरा। बुल्ले को समझाने आइयाँ, बुल्ले नू समझावण आइयाँ, पैनाते पर जाइयाँ, बहनें और भाभियाँ बुल्ले को समझाने आई। ओरिजिनल का वो मज़ा ही सारे का सारा किरकरा हो जाता। तो आर तेरे इश्क ने नचाया थैया थैया, तो उसको भी तेरे इश्क ने मुझे थैया थैया करके नचाया। खैर ये किताबें सारी लिखी हुई हैं, बट आई डोंट रिकमेंड इट। ये चीज़ें देखने के बाद ट्रांसलेशन की हद तक अगर आप ढूंढ रहे हो कि अच्छी ट्रांसलेशन कहाँ से मिलेगी, उसके लिए ठीक हो सकती है, बट नॉट अ गुड वन, फ्लॉप, रिजेक्ट। एक और किताब जो फैज़ अहमद फैज़ के बारे में है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स वगैरह फैज़ के बारे में लिखे हुए हैं, कहाँ क्या पढ़ते हैं इसमें, फैज़ शोला रुखसार रे हकीकत, सैयद जाफ़र अहमद ने लिखा हुआ है। मुरीद और मुर्शिद की गुफ्तगू लिखी हुई है, ज़िक्रिया यार अली सदार जाफ़री ने, ज़िक्र यार अली सदार जाफ़री ने। बेगम एलिस फैज़ और दोस्तों, ये लगता है कोई तकरीर है। तमाम रात गज़ल गाएं, ज़िक्र यार करें। लेकिन फ़ैज़ के यहाँ आके ये फ़ैज़ का शेर बन गया, तो मैंने इस तरह बहुत देर तक बातें करता रहा, और जब मैंने ख़त्म किया तो मुझे लोगों ने कहा कि इस तकरीर में आपने फ़ैज़ ब्ला ब्ला ब्ला। नाइल हिल्टन
कहने लगा कि साहब फ़लाँ जगह नाइट क्लब है और फ़लाँ जगह वो है, पता नहीं क्या लिखा हुआ यार करके मुख्तलिफ। तुम ना आए तो हर चीज़ वही थी कि जो है, हम थे कि उड़ गए सफ़े महशर लिए हुए, तुम ना आए जब तब तो हम मौजूद थे हम तुम। मुख्तलिफ लोगों के मेरे ख्याल में तासुरात और लिखे हुए, इट्स लेस एन एनालिसिस बल्कि मजमुआ उनका। किस अली सदार जाफरी, प्रोफेसर कमर रईस, निशात कर्ब की कचकलाही, बयाद फैज़, इंदर कमार गुजराल ने लिखा हुआ है। आई के गो नाइस। मेरे दिल मेरे मुसाफिर, खालिद हसन का ही अच्छा होगा 187, ये मेरे ख्याल में मैंने शायद पढ़ा भी हो। मेरे दिल मेरे मुसाफिर, खालिद हसन, तर्जुमा कुरतुलैन हैदर। लंदन की एक ऐसा शहर है जहाँ फैज़ साहब बार बार आते थे। महज एक मरतबा उन्होंने दियार गैर की सुकून इख्तियार करने का इरादा किया जब भी निकाह इंतखाब लंदन पर पड़ी, और ये 1961 वगैरह की बात है। लेकिन फैज़ साहब ने फिर यहाँ से वापस चले गए। उनकी नज़म यार आशना नहीं कोई टकराएं, किस जाम किस दिलरुबा के नाम पे खाली सबू करें, इस ज़माने में लिखी गई। ये तसव्वुर करना चाहता हूँ कि ये नज़म लंदन के किसी पब के में आलम तन्हाई में लिखी गई। लेकिन फैज़ साहब और तन्हा मौसूफ कभी लंदन में अकेले नहीं होते। आशना और नाआशना भांत भांत के लोग उन्हें घेरे रहते हैं। मैं आज तक दोस्तों की इकसाम का फ़र्क नहीं पहचान सका, क्योंकि फैज़ किसी को अजनबी समझते ही नहीं। अपने दोस्तों, दुश्मनों और अजनबियों के लिए उनकी गर्मजोशी और दर्दमंदी लंदन की बारिश की तरह है जो सब पर यकसा बरसी है। फिर फैज़ साहब ने बात की, कहने लगे हम लोग महज अताई हैं, एमेचर। सूफ़ी साहब उस्ताद फ़न थे, मास्टर। जब भी कोई शक शुबा उनके पास पहुँचते, ज़ुबान, मुहावरा, डिक्शन, सिंटैक्स रोज़मर्रा बनाने वाले थे। चले गए, अब किसी के पास अब किसके पास जाया जाएगा। फैज़ साहब, जैसा कि उन अहबाब को मालूम था, कभी मैं इस्तेमाल नहीं करते थे। या तो वो गैर शख्सी हम, हाँ सही, मैन की जगह हम कहते थे। अंग्रेज़ी का थर्ड पर्सन इंडेफिनिट जब भी वो कह रहे थे, या हम, देखिए हम के अंदर कलेक्टिविटी भी आ जाती है और बंदे की ड्यूअलिटी पता नहीं है, हम अपने आप को आलिजा हैं क्या है। मेरा उल्टा है वैसे कि मैं, खैर मैं नहीं, तुम, मैं, आप। उर्दू के अंदर ये चीज़ डेफिनेटली हो जाती है कि फ्रैंकनेस आपने कितनी करनी है, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने। इंटरेस्टिंग। इसके अंदर और अंग्रेज़ी पोएम्स भी हैं। टी.एस. एलियट से का अंग्रेज़ी तर्जुमा, ये क्या है, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नज़म का हतमी मुख्तलिफ। दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक और इंग्लिश ट्रांसलेशन हैं, और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है फैज़ की नज़मों की। फैज़ अहमद, फैज़ का तर्जुमा दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं। न्योमी लज़ार्ड ने फैज़ अहमद, फैज़ नासिर है उसका तर्जुमा, इकराम बरेलवी। तो अच्छी कलेक्शन है मुख्तलिफ लोगों की, और मेरे ख़्याल में क्यूरेट करके अच्छे अच्छे आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं। और स्प्रिंग कम्स, मैंने फैज़ से पूछा कि नवी सतर में द बुक से क्या मुराद है, आमद बहार के बारे में। हाँ, उसने मुख्तलिफ, नओमी लज़ार्ड का आर्टिकल है कि उसने मुख्तलिफ जो ट्रांसलेशंस वगैरह की हैं, और वो मेरे ख़्याल में फैज़ से भी कंसल्ट करके उसके ऊपर वो क्या कहते थे, किस तरीके से होना चाहिए था। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो अगर आपको फैज़ का शौक़ है तो मस्ट रीड। अनदर बुक जो कि मैं करूँगा, शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब की, जो है जिसकी बात में एक बात, शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब ने मुख्तलिफ, कोई महमूदुल हसन साहब ने कौसैन की किताब है, नावल की तख्लीक में दास्तानों का किरदार। नावल लिखने के सिलसिले में मीर का कलाम मेरा बहुत बड़ा रहबर साबित हुआ। मीर की ये खूबी है कि जो भी उसे छू लेता है उसमें कुछ ना कुछ सुनहरापन ज़रूर झलक जाता है। नावल के लिखने में दास्तानों के शख़फ़ लोगों से दिलचस्पी और अदब की क्लासिकी रिवायत से लगाव भी अहम किरदार अदा किया। दास्तान का बड़ा रोल है, जगह जगह शार
अशआर का इस्तेमाल और अशार के ज़रिए ये बात कहना, ये सब दास्तान का असर है। दास्तानों के मुताले के बग़ैर ये नावल कभी तख्लीक ना हो पाता। सो ये किस चीज़ की बात, अपने नावल की बात कर रहे हैं, बिकॉज़ इनका अपना भी कई चांद ज़ेर आसमां सरे आसमां है। नावल के ख़याल ने कैसे जन्म लिया। मैंने अफ़साने लिखे तो उन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझसे कहा गया और भी अफ़साने लिखे जाए। मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि दाग की शख्सियत ऐसी है कि हम वही अपने नावल के बारे में ही बात कर रहे हैं। बातें हमें याद रहीं और फिर बातें ऐसी ना सुनिएगा। गालिब अफ़साना की कामयाबी ने मुझे बताया कि मज़ीद अफ़साना नगारी कर सकता हूँ। कई चांद थे सरे आसमान नावल तक पहुँचाया। उन्होंने क्यों लिखा नावल के बारे में, उसके बारे में नावल लिखने का अमल, उसके बाद मैडम बावरी, बैड गर्ल और मौपसां की औरत, उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ। फ्लोबेर की मादाम बावरी को फर्स्ट ईयर में पढ़ा, बारीकियां पल्ले ना पड़ी, बस ये था कि गवार से आदमी पर इतनी अच्छी लड़की आशिक है। लेकिन वो नावल मेरे साथ रहा। बाद में फ्लोबेर के ख़त और डायरियों को पढ़ा तो नावल को समझने में बड़ी बसीरत अफरोज़ और गहरे नुक्ते मिले। अस्करी साहब ने लिखा है कि कोई मादाम बावरी जैसे 4 जुमले लिख दे तो मैं उसे नसर निगार मान लूँगा। मादाम बवारी लिखा हुआ, वैसे बावरी है, का नज़रिया हयात इंतहाई पेसिमिस्टिक है। बयानिया बिल्कुल सपाट है। दोनों मियाँ बीवी अजब तरह के लोग थे। खैर आई मीन इट्स ऑल ओवर द प्लेस। समाज पर शायरी के असरात ज़्यादा होते हैं या फ़िक्शन के, शायरी या फ़िक्शन या किसी भी सिन्फ़ अदब का असर समाज पर पड़ता है। तो बेसिकली मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर अदब से ज़्यादा जानबदार कोई हस्ती नहीं। तोप खिसकी प्रोफेसर पहुँचे, जब वसूला हटा तो रंदा है। अकबर ने अलीगढ़ तहरीक और अकबर इलाहाबादी, ये पढ़ लेते, मेरा पसंद नहीं है। अलीगढ़ तहरीक और अकबर इलाहाबादी दोनों से एक दूसरे की ज़िद है, लेकिन उसके बावजूद सर सैयद और अकबर इलाहाबादी में बेपनाह मोहब्बत थी। अगरचे अकबर इलाहाबादी का ख्याल था कि सर सैयद अपने फ़ैसले, अपने इंतखाब और गलत सवाबदीद के नतीजे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर कोई शख्स दिल से मुसलमानों की हालत और मुसलमानों को के साथ पूरे अहले हिंद की हालत को सुधारने के लिए कोशा है तो वो सर सैयद है। इसलिए वो सर सैयद की कदर भी करते थे। आज जो फ़ैसला तारीख़ कर रही है उसके तनाज़र में तो एक तरह से देखें तो सर सैयद का फ़ैसला दुरुस्त लगता है। मुसलमानों को नई दुनिया में दाखिल होने के लिए जो राह ज़रूरी थी वो उन्होंने दिखाई। अकबर की बात सही भी है और गलत भी। सही इसलिए कि वो देख रहे थे कि मगरबी तालीम और ज़राए बज़ाहिर तो इल्म, तहज़ीब और सकाफ़त को फैलाने के लिए, लेकिन बबातन और इस्तेमार को फैलाने के लिए हैं। मगरबी मसनूआत का लाना और तजारत करना हर दौर में साम्राज्य इस्तेमार को फैलाने के लिए का एक तरीका रहा है। यानी जहाँ जंग ज़रूरी है वहाँ जंग करे और जहाँ जंग ज़रूरत ना हो वहाँ तजारत को फैलाया जाए। जैसे अकबर का शेर है, तोप खिसकी प्रोफेसर पहुँचे। अब ठीक है, जब वसूला हटा तो रंदा है। यानी पहले तो तोप लाते हैं जो गारत को बर्बाद करती है, फिर वो उस्ताद को लाते हैं जो गारत शुदगान को तालीम और तहज़ीब सिखाता है। सिविलाइज़ करने के लिए आते हैं ना, कब्ज़ा करने के लिए। सो अच्छा, आई मीन शम्सुर रहमान फ़ारूकी ओपिनियनेटेड है। उन्होंने मीर की किताबों में भी लिख दिया हुआ है, वो जो 4 वॉल्यूम की है, 5 वॉल्यूम की, इनके आई कांट रिमेंबर, अंदाज़े बयान था, ये पढ़ी हुई है इधर सामने पड़ी हुई है, शेर शोर अंगेज़। उसके अंदर और कितनी वॉल्यूम्स हैं? 4 वॉल्यूम्स हैं। उसके अंदर उसने ये भी लिख दिया कि मीर ने ये गलत लिखा, यूँ लिखना चाहिए था, ये है। मीर के भी उस्ताद अपने आप को कई जगह के ऊपर समझ लेते हैं। एक किताब जो कि मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आया, ख़याम की रुबाइयात, ये आज वालों ने छापी हैं। अच्छी चीज़ इसमें ये है कि ओरिजिनल उन्होंने ना सिर्फ लिख दिया है, उसको कहते हैं आई बिलीव फ़ारसी ही है, अज्जाए पे आला के दर में पेवस्त बशकिस्तन आ रोनमा नमी दाद दस्त चंदी सर्व दस्त नाजनी जहाँ अज़ महर के पेवस्त व बकीन के शिकस्त। आज उर्दू का ट्रांसलेशन है। उसके बाद फिर मंजूम मीरा जी का ट्रांसलेशन है और वाकिफ़ का
वाकिफ़ का मंजूम, और फिर एडवर्ड फिट्ज़जेरल्ड का। और अच्छा ये कि जितनी डिटेल में कहा किया, वन अदर सेड वाई नेवर अ पीविश बॉय वुड ब्रेक द बोल फ्रॉम विच ही ड्रैंक इन जॉय, शैल ही दैट मेड द वेसल इन प्योर लव एंड फैंसी इन एन आफ्टर रेज डिस्ट्रॉय। सो वही चीज़, उसी को 3-4 उसकी अंग्रेज़ी की भी और 3-4 उर्दू के मंजूम तर्जमे भी साथ साथ लिख दिए हैं वो। तो एब्सोल्युटली वर्थ गोल्ड। अगर उमर ख़याम को आप, वन ऑफ माय फेवरेट नॉवेल्स है समरकंद के नाम से, उमर ख़याम के बारे में अमीन मालूफ का कभी पढ़िएगा। बट और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस ऑर्डर के अंदर फिट्ज़जेरल्ड ने फॉर एग्ज़ाम्पल किया ना, उसका इशारिया भी बीच में, इंडेक्स भी 183 के अंदर सबसे पहला शेर जो उसका है, जिसको उसने ट्रांसलेट किया हुआ 183 के ऊपर बड़ा अच्छे अंदाज में, आमद सहरे निदाए ज़मख़याना में खाना ए माँ काय रंद खराबाती ओ रिंद खराबाती ओ देवाना माँ बरखेज़ के पुर कनीम पैमाना ज़मे ज़ापेश के पुर को कनंद पैमाना माँ। एक सुबह हमारे मैखाने से आवाज़ आई कि मेरे दीवाने रिंद खराबाती उठ के तेरा प्याला मैं से भर दें, इससे पहले कि ख़ुद हमारी ज़िंदगी का प्याला लबरेज़ हो जाए। और मुख्तलिफ, अमीन मीरा जी ने इसको ट्रांसलेट किया, आई निदा ये सुबह सवेरे कानों में मैखाने से, कोई कह दे जाके ज़रा ये बात मेरे मेरे दीवाने से, उठ जाग अब आंखें खोल चल आ जा भर ले हम पैमाने को, कोई दम में छलक उठेगी जीवन के पैमाने से। और इसी को मीरा जी ने 2 दफ़ा किया है, भूर का भूत जो भागा मेरे कान बजे यूं भूर भये मैं तो जानूं मैं खाने में कोई पिकारा राम हरे, जगमग जगमग मंदिर अपने मन के अंदर है तैयार, बाहर बैठा झूमे पुजारी इस मूरख से कौन कहे, इस मूरख से कौन कहे, कल सुबह खराबात से आए। और ये अदम ने लिखा है, कल सुबह खराबात से आई है ये निदा, उठ जाग सुराही मैं खंदा की उठा, कब टूट गए के हो जाता है रेज़ा रेज़ा पैमाना हस्ती का नहीं कोई पता। तो उसी चीज़ को देखें कितने डिफरेंट अंदाज के अंदर, उर्दू अंग्रेज़ी, तो ये किताब तो पढ़नी लाजमी है। और कोई बात ये कि रुबाइयात इतनी आई कैन स्टे विद यू ऑल योर लाइफ। एडवर्ड फिट्ज़जेरल्ड की भी बड़ी ज़बरदस्त है, मैंने बहुत इकट्ठी की हैं, और उनको अगर आप डिटेल के अंदर पढ़ें वगैरह तो यू कैन सी कितने अंदाज के अंदर ऑप्शंस वगैरह इसके अंदर आती हैं। और हैं सुरेश जोशी वगैरह, ये जो आपको कहा था कि इंडिया से किताब आई है, दिस इज़ वर्थ गेटिंग एज वेल। आई थिंक ये थी 300 रुपये की थी, और वो उन्होंने मुझे 300 की ही दी है, 300 या 500 के अंदर। मेरे होंठों पर, ये सुरेश जोशी साहब कहते हैं, मेरे होंठों पर किसी की गुज़री सदी के लफ्ज़ हैं, उन्हें अदा करने में मुझे ताब नहीं, कहीं से दबी दबी सिसकी सुनाई देती है, फिर फ़ौरन किसी नारी की बेबाक हंसी गूंज उठती है, इस भूत परीत की दुनिया में प्रीत जैसा परछावें जैसा मैं पड़ा हुआ हूँ, और देवा डंडी की आँख मेरे साए पर पहरा दे रही है। लॉन्ग पोइट्री है, नज़में हैं, बट कोई छोटी वाली अगर कोई है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, पढ़ देता हूँ कुछ उसमें से, ताकि यू गेट अ टेस्ट। धूमिल, एक औरत के बगल में लेट कर मैंने पहली बार महसूस किया, यार ये आगे नहीं पढ़ी है, बहुत लॉन्चरी कुत्ता पढ़ देते हैं। उसकी सारी शख्सियत नाखूनों और दांतों की वसीयत है, दूसरों के लिए वो एक शानदार छलांग है, अंधेरी रातों का जागना है, नींद के ख़िलाफ़ नीली गुर्राहट है। कुत्ते के बारे में, अपनी आसानी के लिए तुम उसे कुत्ता कह सकते हो। इस लपलपाती हुई जेब और हिलती हुई दुम के बीच भूख का पालतूपन हरकत कर रहा है, उसे तुम्हारी शराफत से कोई वास्ता नहीं है, उसकी नज़र ना कल पड़ी है ना आज पर है। वैसे एक ज़माने में कुत्ते ने काटा था, टीके लगवाने पड़े थे। सारी बहसों से अलग वो हड्डी के एक टुकड़े और मुंह भर तले हुए अनाज पर है। साल में सिर्फ एक बार अपने खून में जहर मोहरा तलाशती हुई मादा को बाहर निकालने के लिए वो तुम्हारी जंजीरों से शिकायत करता है, वरना पूरा का पूरा साल उसके लिए घास है, उसकी सही जगह तुम्हारे पैरों के पास है।
घास है पास है तुम्हारे, मगर तुम्हारे जूतों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी नज़र जूते की बनावट नहीं देखती और ना उसका दाम देखती है। वहाँ वो सिर्फ बालिश भर मरा हुआ चाम देखती है, मरा हुआ चांद देखती है, और तुम्हारे पैरों से बाहर आने तक उसका नज़र इंतज़ार करती है पूरी खुददारी से। उसके दांतों से और जेब की बीच लालच की तमीज़ है जो तुम्हें जायकेदार हड्डी के टुकड़े की तरह प्यार करती है। और वहाँ हद दर्जे की लचक है, लोच है, नरमी है, मगर मत भूलो उस सबसे इन सब से बड़ी चीज़ वो बेशर्मी है जो अंत में तुम्हें भी इस रास्ते पर लाती है जहाँ भूख इस वैशी को पालतू बनाती है। नाइस, अच्छा पंच है एंड में। हाँ, भूख इस वैशी को पालतू बनाती है। हम सारे ही पालतू हैं वैसे, एक लेवल के ऊपर कमाने के लिए आते हैं, बिस्तर से निकल के आते हैं, ज़िंदगी इन चीज़ों में डेडिकेट की हुई है। मीरा बाई, आई एम श्योर आपके चंद दोस्त हैं जो कि मुझे चाहते हैं कि मीरा बाई और उसको ट्रांसलेट करके कबीर के गीत को एक पढ़ लेते हैं जिसका तर्जुमा भी यहाँ पे। पानी बिच में प्यासी मोणी सनसन आवे हाँसी, घर में वुस्त नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी, आत्म ज्ञान बना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। पानी में मछली प्यासी है, ये सुनकर मुझे हंसी आ जाती है। घर में रखी हुई चीज़ नज़र नहीं आई और उसकी तलाश में जंगल जंगल उदास फिर रहे हैं। अगर आत्म ज्ञान खुशनासी इरफान रूह ना हो तो चाहे मथुरा जाओ चाहे काशी, अच्छा वो वाला मथुरा जाओ या काशी, ये दुनिया झूठी है नज़र आएगी। भगवान तीर्थ स्थानों में नहीं है, इंसान के वजूद में है। ठीक है, यहाँ पे भी वो बुल्ले शाह का मस्जिद में नाम मंदिर में ये भी इसी तरीके से यहाँ पे लग रहा है कबीर का। और मीरा बाई का ये भी देख लेते हैं। मोहे लागी लटक गोरू चरणन की, चरण बना मोहे कुछ ना भावे, जग माया सब सपन की, भूसागर सब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोहे तरनन की मेरा के पर प्रभु गरधर नागर उलट भई मेरे नैन की। यार आप हंस रहे होगे मेरे ऊपर की लगा है वगैरह, बट बात ये है कि ट्राई करोगे तो होगा वगैरह। अगर मैं अपने आप को कर सकता हूँ तो यू कैन गो एंड ट्राई इट एज वेल। मुझे अपने गुरु के चरणों की लटक लग गई है, उसके उन कदमों के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया तो ख्वाबों की परछाइयाँ हैं, दुनिया का समुंदर सो चख चुका है। अब मुझे तैरने की फ़िक्र नहीं है। मीरा के प्रभु गर्धर नागर हैं, हाय मेरी आंखों की शामत आ गई। नोट ये मानी भी हो सकते हैं कि मेरी आंखें उलट गई हैं, यानी दिल की तरफ फिर गई हैं जहाँ गिरधर गोपाल विराजमान हैं। फरहंग भी उसने डिक्शनरी भी लिखी। लटक का मतलब ललक यानी चाह, माया खुदाए नादीदा का वही हकीकी ज़हूर व ज़मान व मकान है। पर दोस्तों की कॉल आ रही है। और पोइट्री के बारे में बात करें तो हमारे दोस्त बिलाल ख़ुद भी बहुत बड़े पोइट हैं, उनकी कॉल आ रही है, उनसे बाद में बात करेंगे। पिछली दफ़ा बेगम को मैंने कॉल भी छोड़ दी थी, तो इनकी तो छोड़नी चाहिए, आप ज़रूरी हैं, आपसे गप लगनी चाहिए। अच्छा, ये मैं बताना चाह रहा था कि कभी कभी भी इसके अंदर कभी कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तेरगी जो मेरी ज़ीस्त का मुकद्दर है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। वो कभी कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है कि से तुझको बनाया गया। अजब ना था कि मैं बेगाने आलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरी गुदास बदन, तेरी नीमबाज आँखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। कभी कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है। यार देखो, ये वाला तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल द रीज़न जो आपसे करना चाह रहा था मैंने पढ़ी है।
और इसमें कुछ बातें देश के अखबार की बातें कुछ बातें देश के अखबार की बातें करें, अजनबी सरकार की बातें करें, अगली दुनिया के फसाने छोड़कर इस जहन्नुमज़ार की बातें करें, हो चुके औसाफ पर्दे के बयां हो चुके औसाफ पर्दे के बयां, शाहिद बाज़ार की शाहिद भी है अमिताभ प्रीतम वाला नहीं, वो उसलिए तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं करना, लेकिन मैं वैसे क्या शायद बाज़ार की बातें करें, दहर के हालात की बातें करें, इस मुसलसल रात की बातें करें, मनोसलवा का ज़माना जा चुका, भूख व आफात की बातें ये बहुत अच्छा जुमला मुझे शेर पसंद, मनोसलवा की का ज़माना जा चुका, भूख और आफात की बातें करें, आओ परखें दीन के आहाम को, इल्म मौजूदात की बातें करें, जाबिर व मजबूर की बातें करें, इस कोहन दस्तूर की बातें करें, ताजशाही के कसीदे हो चुके फाका कश जमहूर की बातें करें, गिरने वाले कस की तौसीफ़ क्या आतेशा मज़दूर की बातें करें। लेफ्टिस्ट है ना, शिकस्त ज़िंदा, हाँ ये अच्छा है। एक चीनी शायर के उसके नाम जिसने चांग काई शेक के जेल में लिखा था 20 साल कैद, कागज़ के एक पुर्जे पर लिखे हुए चंद अल्फाज की बिना पर हो सकता है मैं 20 साल तक सूरज की शक्ल ना देख सकूं, लेकिन क्या तुम्हारा ये फरसूदा निज़ाम जो लम्हा ब लम्हा बिजली की तेज़ी के साथ अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है 20 साल तक ज़िंदा रह सकता है। उसके बारे में शिकस्त ज़िंदा, ख़बर नहीं कि बला खाना सलासिल में तेरी हयात सितम आशना पे क्या गुज़री, ख़बर नहीं कि निगारे सहर की हसरत में तमाम रात चराग़े वफ़ा पे क्या गुज़री, मगर वो देख फ़िज़ा में गुबार सा उठा, वो तेरे सुर्ख जवानों के राहवार आए, नज़र उठा के वो तेरे वतन की मेहनत कश, गले से कोहना ग़ुलामी का तौक उतार आए, शिकस्त मोहब्बस व ज़िंदा का वक्त आ पहुँचा, ये तेरे ख्वाब हकीकत में ढाल आए हैं, नज़र उठा के तेरे देश की फ़िज़ाओं पर नई बहार नहीं जन्नतों के साए हैं, उफ़क़ पर सुबह बहारा की आमद है, फ़िज़ा में सुर्ख फरीरों के फूल खिलते हैं, ज़मी खंदा बलब है शफ़ीक माँ की तरह, कि उसकी गोद में बिछड़े रफ़ीक मिलते हैं, दरीदा तन है वो कहबाए सीमो ज़र जिसको बहुत संभाल के लाए हैं शातिरान कोहन, रुबाब छेड़ गज़ल खां हो रक़्स फरमा हो, कि जश्न नुसरत मेहनत है जश्न नुसरत फ़न, मैं तुझसे दूर सही लेकिन ए रफ़ीक मेरे, तेरी वफ़ा को मेरी जहद मुस्तकिल का सलाम, तेरे वतन को तेरी अर्ज़ बाहमीत को धड़कते खोलते हिंदुस्तान के दिल का सलाम। अच्छा यार बीच में करके उस ज़माने के अंदर, खैर यहाँ पे हमें क्या फ़र्क पड़ता, हमारे लोग यहाँ पे मरते रहते हैं। फ़लस्तीन के बारे में कोई इतना ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा, जितनी तकालीफ़ की चीज़ें अगर आपके सामने नज़र आती हैं वो वाली तकलीफ़ें उसके बारे में, ये शायरी तो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, मगर हम सोशल मीडिया और इंटरनेट से बाहर ही नहीं निकलते। आपके साथ ये वीडियो करने का और गप्पे लगाने का मकसद भी ये है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके इन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे भी बात करें, और आपका ये चीज़ें जो हमारे लिए नायाब होती जा रही हैं और हम जो गिव अप करते जा रहे हैं, जो पढ़ते नहीं, जो देखते नहीं, बदन दरीदा का चलें, अभी नहीं मैं टच करूँगा फ़हमीदा रियाज़ का, बाकी फ़हमीदा रियाज़ का बदन दरीदा नहीं, एज इन किताब को भी के बारे में हम नहीं अभी बात करेंगे, कहना ये आपसे चाह रहा हूँ कि खुश रहें, पढ़ते रहिए, गप लगाते रहिए, सोचते रहिए और लिख के जवाब वगैरह भी देते रहिए। बहुत जल्दी मुलाकात होती है दोबारा। थैंक यू।